तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में। मैं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर क्या द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1850 से 1848 तक के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कैल्विन के पास हर एक वो चीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना, जाना है प्लेलिस्ट को चेक करना है आपको और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपको तलाश है। तो भाई साहब तलाश चलती रहनी चाहिए और ये क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। क्लियर? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड। ठीक है, 18th एंड 19th सेंचुरी पोलैंड के अंदर किस तरीके से नेशनलिस्ट की फीलिंग जो थी वो बचा के रखी गई। आप जानते हैं कंजर्वेटिव रिजाइन ने उन सबको खत्म कर दिया था, सेंसरशिप लागू हो चुकी थी पूरे मैक्सिमम यूरोप के अंदर। तो कैसे बची रही चीजें? ठीक है, बहुत जगह पे ठीक है सीक्रेट सोसाइटी बनी कार्बोनारी के अंदर, बहुत सारी यंग इटली की बनाई मजीनी ने। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई पोलैंड के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना बनी रही। तो क्लास चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। द 3 वेज, 3 तरीके से थी जिससे पोलैंड के अंदर भावना बची रही। जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज की भैया भाषा, हम सभी जानते हैं कि नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो लैंग्वेज के बेस पे होती है और लैंग्वेज अगर आपकी इक्वल है तो आप सभी के सभी लोग एक साथ रहते हैं और आपको लगता है कि हम सभी एक। क्लियर? लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बनाने के लिए। वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज करते थे। एक सिंबल बनी थी स्ट्रगल रशिया के अगेंस्ट। हम जानते हैं कि रशियंस ने वहां पर रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया था कि और कहा था कि सभी लोग रशियंस बोलेंगे। बट जो क्लर्जी थे वहां के, जो पादरी वर्ग था, उन्होंने अपोज किया और उन्हें पॉलिश लैंग्वेज बोलना स्टार्ट किया क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देश की लैंग्वेज है और हम इसको बोलेंगे। और जैसे ही लैंग्वेज बोलने लगी तो रशियंस को लगने लगा कि ये एक ऑपरेशन या फिर उनका विद्रोह का एक तरीका है, इसलिए उन्होंने उनको ठीक है ऑपरेस करना चालू किया, दबाना चालू किया। बट वो उनको अच्छे से दबा या फिर उनको मतलब इधर उधर नहीं कर पाए। बेसिकली पॉलिश लैंग्वेज केम टू सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल पोलैंड के अंदर फॉलोइंग आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो गए, चर्च में गैदरिंग हो गई, वो यूज करते थे। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ प्राइस एंड बिशप्स, जो प्राइस थे, जो पुजारी थे और जो बिशप्स थे, उनको जेल में डाला गया साइबेरिया की पनिशमेंट के तौर पे क्योंकि उन्होंने रशियन के अंदर प्रीच करने से, यानी आप कह सकते हैं पूजा करने से या फिर चर्च के अंदर प्रीच करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम पॉलिश लैंग्वेज यूज करेंगे बिकॉज पॉलिश इज अवर लैंग्वेज, क्योंकि भाई हम पोलैंड में रह रहे हैं और हम अपनी भाषा बोलेंगे। आपको दिक्कत है तो आप अपनी भाषा अपने देश में बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है अपनी भाषा बोलने से। एम्फसाइजेस ऑन कलेक्शन ऑफ लोकल फोक लो। आप जानते हैं लोकल फोक लो, जो लोक कथाएं होती हैं लोकल, ठीक है, जो लोकल लोक कथाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं चीजों को। तो क्लास आप जानते हैं कि भाई फोकलोर जो होती है, जो लोकगीत या लोक भाषाएं जो होती हैं, जो मतलब वहीं पर बोली जाती है लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, जो स्टोरीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब आपको ना प्रभावित करती हैं आपको देश को लेकर। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं, क्योंकि इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इंडिया का हमने देखा, आपने जाना है कि हमने शिवाजी महाराज जी की कहानियां सुनी है, हमने लाली लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है, हमने भगत सिंह आजाद की कहानी सुनी है, हर एक लैंग्वेज में सुनी। ये क्यों है? ताकि हम चीजों को कनेक्ट कर पाए, हम जान पाए कि इस देश के अंदर किन किन लोगों ने बलिदान दिया है। तभी हम ये जान पाते कि हाँ भाई हमारे जो बलिदानी लोग हैं उनके लिए हमें ये कार्य करना है। इट वाज नॉट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, ये सिर्फ अपनी एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना नहीं था, लेकिन कैरी करना था मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को एक लार्ज ऑडियंस के तरफ लेकर, जो बहुत इलिटरेट थी, यानी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। आप जानते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरी लैंग्वेज समझ सकते हैं, बट इफ यू आर इलिटरेट, अगर आप असाक्षर हैं तो आपको उसी लैंग्वेज में आपको उसको बताना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में वो व्यक्ति बोलता है। अगर कोई व्यक्ति गांव की साइड रह रहा है तो उसको उसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा जो उसके गांव की लैंग्वेज है। अगर आप किसी और भाषा में बोलेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा ना, उसको समझ में आएगा। क्यों? आप दोनों के लिए इन्ना ये रहोगे तुम, ठीक है। मतलब सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति मान के देखिए यूपी के ठेठ गांव में रह रहा है और उसको साउथ भेज दिया जाए और वहां पे तमिल बोली जाए, तो ना तमिल का व्यक्ति उस व्यक्ति को समझ सकता है, ना वो व्यक्ति तमिल के व्यक्ति की लैंग्वेज समझ सकता है। तो भाई फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं।
इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज चुनना जो लोकल लैंग्वेज बने, विच मेक्स अ लोकल लैंग्वेज and the stories should be developed in the local language so that each and every person who are illiterate can understand the basic fact about the things. Clear? Next, move on the third one, use of music and keep the nationalist feeling alive. हमने म्यूजिक का भी यूज किया, एग्जाम्पल के तौर पे कैरल कुप्रेसिंकी ने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल, ऑपेरास बनाए, अपनी म्यूजिक बनाए, फोक डांसेस लाइक पोलनाइज एंड माजुरुका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। ठीक है, कैरल कुप्रेसिंकी ने बहुत सारी चीजें करी, लोगों के लिए सॉन्ग्स बनाए, थिंग्स बनाई ताकि लोग उस पर झूमे, जैसे हम बहुत चीजें ठीक है स्ट्रॉन्ग करते हैं, गाते भी हैं, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, इस तरीके की हमने चीजें बनाई, स्टार्ट करी ताकि लोग झूम पाए। ठीक है, ये जो राइम्स हैं ये लोगों के मन पे चढ़ी रहे, नर्सरी राइम्स टाइप बनाई ताकि हर एक व्यक्ति इनको चीजों को याद कर सके और अच्छे से कार्य कर सके क्लास। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप? किस तरीके से नेशनलिज्म डेवलप हुआ यूरोप के कल्चर, समझाएं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम 1830 टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, कि भाई नेशनलिज्म की जो रोल ऑफ कल्चर है कि किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना कल्चर ने डेवलप की। हम जानते हैं जो कल्चर है वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, वो चाहे फोकलोर से हो चाहे लैंग्वेज से हो, ये सब डेवलप करते हैं आपके अंदर फीलिंग्स। कल्चर के अंदर सिंबल्स आ जाते हैं, हाइम्स आ जाती हैं, फोकलोर्स आ सकते हैं, सॉन्ग्स आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाती हैं, वो जो लोकल लैंग्वेज के अंदर बात की जाती हैं, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज से हम और ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हम सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं, हम स्टोरीज को समझना पसंद करते हैं, हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और वो हम अपने आप को उसके कैरेक्टर के अंदर डाल लेते हैं कि हाँ हम भी अपने देश के लिए ऐसा करेंगे। तो वही चीजें हमें आगे लेकर जाती हैं। तो चलिए समझते हैं। कल्चर, म्यूजिक, डांस, रिलीजन प्लेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। अगर हम कल्चर की बात करें, जो रोल ऑफ कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आइडिया को क्रिएट करने के लिए, जो नेशन के लिए आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी ताकि हम चीजों को एक्सप्रेस कर पाए। हम जानते हैं म्यूजिक एंड पोएट्री आर द वेज टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स, योर आइडियाज एंड योर सेंटिमेंट्स। जो पोएम्स होती है वो हमारे सेंटिमेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती हैं ताकि हम अपने चीजों को मतलब बता सकें। जैसे बहुत सारी पोएम्स के अंदर आजकल तो एक ही पोएम फेमस है, आपने सुनी है, ठीक है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ठीक है, ऐसी पोएम्स जो होती हैं वो अपने दिल के दर्द को बयां करती है। और लेकिन यहाँ पे नेशनलिज्म की बात है तो नेशनलिस्ट, ठीक है, जैसे कर चले हम फिदा जाना तन साथियों। अब ये जो सॉन्ग्स हैं ये आपको एक देश के अंदर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से चीजें चल रही, किस तरीके से इस देश के अंदर बलिदान दिए जा रहे हैं। रोमांटिसिज्म एक कल्चर था, जो मूवमेंट जिसने डेवलप किया नेशनल सेंटिमेंट को। रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स ने क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, कि भाई आप कारण और साइंस को ग्लोरीफाई मत करो, आप फोकस करो इमोशंस पे। आप बेसिकली किस पे फोकस करो? इमोशंस पे। इमोशंस ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रशियन ऑक्यूपेशन होता है पोलैंड पे, ठीक है, वो पोलिश भाषा का यूज करने लगते हैं, और जब आप अपनी लैंग्वेज का यूज करते हो तो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको लगता है कि आप उसको तरीके से चिढ़ा रहे हैं और आप उसकी बात नहीं मान रहे। तो रशिया ने रशियन लैंग्वेज इंपोज करी पोलैंड पे, बट पॉलिश के जो प्राइस थे, जो बिशप्स थे, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया और उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। वाज इंपोज्ड एवरीवेयर इन 1331। आर्म रेबेलियन हुआ रूल्स रशियंस के खिलाफ, ठीक है, और लेकिन उसने दबा दिया था रशिया ने। लेकिन धीरे धीरे क्लर्जी जो पोलैंड में थे उन्होंने अपनी भाषा को एक नेशनल वेपन्स के तौर पर, यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और लोगों को जोड़ा, क्योंकि भाई हम अपनी लैंग्वेज से हट नहीं सकते। अगर आप अपनी लैंग्वेज भूल गए तो अपने देश को, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है म्यूजिक और डांस, सबसे इंपॉर्टेंट था। रोमांटिक्स जो थे वो जर्मन फिलोसोफर हर्डर ने क्लेम किया, जैसे जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर किया जा सकता है लोगों के लिए जो डांस वोक है, और ये फोक सॉन्ग्स, फोक थिंग्स, फोक डांस से बहुत ज्यादा ट्रू स्पिरिट दिखती है। आप जानते हैं अगर आपको असली भारत देखना तो जाइए भारत के गांवों के अंदर, जहां पर आज भी उसी भाषाओं में उनकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर चीजें चल रही हैं, वही लोकल डांस चल रहा है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, चाहे यूपी चले जाएं, चाहे बिहार, चाहे आप चाहे साउथ चले जाएं, जगन्नाथपुरी की यात्रा हो, चाहे आपके साउथ के अंदर जाने के बाद तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन हो,
हर एक चीज आपको आपके देश से जोड़ती है, और जब आप वहां जाते हैं तो आपको अपने देश का, अपनेपन का एहसास होता है कि हाँ ये मेरा देश है। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट की जो मूवमेंट थी वो सॉन्ग्स के तौर पे चीजें चली और बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो चाहिए थी, क्योंकि वहां पर वो लोकल लैंग्वेज के अंदर चीजें यूज हो रही थी जो आपस में एक दूसरे को जोड़ रही थी। क्लास क्लियर? Let's move on the next question. Describe any three economic hardship faced by Europe in 1830. 1830 के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक हार्डशिप थी जो फेस कर रहे थे? आप जानते हैं कि वहां पर टैक्सेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा थी, टैक्स ज्यादा लिए जा रहे थे, ठीक है। ज़ोल्वेराइन को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, अलग अलग वेट मेजर्स यूज कर रहे थे, अलग अलग करेंसी यूज कर रहे थे, डिफरेंट करेंसी थी जो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी। आप कौन कौन से 1830 के अंदर, ठीक है, लार्ज स्केल के अंदर एम्प्लॉयमेंट फैल चुका था, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जॉब्स मांग रहे थे लोग। आप जानते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप 1830 के अंदर भी थी, 1930 के अंदर भी थी, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि तो 2030 के अंदर हो, बट इकोनॉमिक हार्डशिप रही 1830 में भी रही, 1930 के अराउंड भी रही है। 1930 के अंदर अराउंड जो आपका अमेरिका के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था, और 1929-30 के अराउंड जो वॉल स्ट्रीट जर्नल था वो बिल्कुल गिर गया था, जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट थी और धड़ाम से गिरी थी, और सभी लोगों ने, पूरे दुनिया ने ये देखा था कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। 1830 के अंदर भी यही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, हर एक देश ने इसको देखा, बहुत बड़ी ओवर क्राउडेड स्लम्स बन चुकी थी जो पॉपुलेशन के तौर पर बढ़ती जा रही थी, और रूरल एरियाज धीरे धीरे शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, बिकॉज काम नहीं था और काम सिर्फ शहरों में मिल रहा था, और शहरों के अंदर काम के लिए भीड़ की भीड़ आ रही थी, लेकिन काम था ही नहीं। सो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे वो फेस कर रहे थे बहुत ज्यादा कंपटीशन, जो इंपोर्ट्स आ रहे थे चीप मशीन मेड गुड्स से जो इंग्लैंड से आ रहे थे, बिकॉज इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और खत्म भी होने वाली थी, और वहां पर इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, और इंडस्ट्रीज आप जानते हैं जो फैक्ट्रीज थी, जो मशीन थी, उससे सस्ता सामान आ रहा था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस थी, और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेसी थी वो अभी भी पावर एंजॉय कर रहे थे। एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर ये था कि जो राजा थे वो आज भी अपने आप को सबसे पावरफुल मानकर बैठे थे, और वो इसको एंजॉय कर रहे थे कि हमसे पावरफुल कोई भी नहीं है। पीजेंट ने स्ट्रगल किया था, बर्डन फ्यूडल ड्यूज, ऑब्लिगेशन, टैक्सेशन, टैक्स अभी भी बहुत ज्यादा थी, जो मजदूर थे वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, फ्यूडल सिस्टम दोबारा से रीइम्पोज हो चुका था, और फूड प्राइसेस बढ़ चुके थे, फसल बर्बाद हो रही थी, फसल बर्बाद होना, पैसे का बढ़ना इकोनॉमिक हार्डशिप दर्शाता है, क्योंकि आपके पास खाना कम है और खाने वाले लोग ज्यादा, और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो सीधी बात है भूखे लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, और जब पेट की भूख होती है बेटा तो सारे आंदोलन, मतलब अगर लोगों को मारना भी पड़े तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। यही चीज यूरोप ने फेस की 1830 के अंदर, तो ये सारी चीजें बेटा चलती रही। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इफ फ्रांस नीड्स रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि भाई इस लाइन का मतलब बताना है कि जब फ्रांस चीखता है तो यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है, ये ड्यूक मैटरनिक ने, ठीक है, कहा था, ठीक है, मैटरनिक ने ये लाइन कह दी है, इसलिए है कि जो कंडीशन फ्रांस में होती है उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में होता है, ठीक है, उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में होता है। अगर कोई भी कंडीशन, एक सिंगल सिचुएशन, एक छोटी सी सिचुएशन जो फ्रांस के अंदर हो रही है, उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप को देखने को मिलता है, और वो चीज सही भी थी। जैसे जैसे अगर मैटरनिक की एक एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे जो लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, जो लेगेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दी थी 1789 के अंदर, हम सभी जानते हैं 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद वहां पे चीजें बदल गई, वहां पर राइट टू इक्वालिटी की बात होने लगी, लिबर्टी की बात होने लगी, फ्रेटर्निटी की बात होने। इसने पूरे यूरोप के अंदर एक लोगों को एक जगह दिया कि हाँ इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लिबर्टी भी कुछ होती है, फ्रेटर्निटी भी कुछ होती है। उसने पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट डाला। जो पीरियड 1830 से 48, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस। जुलाई 1830 के अंदर सबसे पहला इसका आंदोलन देखने को मिला, और वहां से चीजें बदलती स्टार्ट हुई। द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जुलाई के अंदर जो रेवोल्यूशन होती है फ्रांस की, ये स्पार्क करती है अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स से स्टार्ट होती है और पूरे यूरोप में फैल जाती है, और पूरे यूरोप में आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगती हैं, बहुत सारे मजीनी, गैरिबाल्डी, ठीक है, ये सब लोग आ जाते हैं, चाहे कैवूर हो, ताकि हमें अपने देश को अब बचाना है, अब हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करना है। और इसी को लेकर ये कहा गया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है।
फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर एक चीज हुई, एक रेवोल्यूशन हुई, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की, और वहां से वो चीजें बदलने लगी। 1830 के अंदर भी जब इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स को लेकर, एरिस्टोक्रेसी को लेकर फ्रांस से ही वो सारी सिचुएशन, यानी फ्रांस से ही आंदोलन स्टार्ट हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, हु लेड सच रेवोल्यूशन इन यूरोप। जो जुलाई रेवोल्यूशन थी, ठीक है, वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस थे, वो कौन कौन सी सिचुएशन थी जिससे जुलाई रेवोल्यूशन हुई, और किस तरीके से रेवोल्यूशंस यूरोप में चली। देखते, अगर हम 1830 के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज बनी। हम जानते हैं सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बनी थी, क्योंकि जो कंजर्वेटिव जो एरिस्टोक्रेसीज थे वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी बोले, उन्होंने सेंसरशिप लागू कर रखी थी। तो जो सोसाइटीज थी वो सीक्रेट थी, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेटेड नहीं थी, वो अंडरग्राउंड अपना काम कर रहे थे। और इसके अंदर जो मजीनी थे वो काफी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ही वाज द एक्टिव पर्सन, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 रिप्रेशन का डर था सभी के अंदर, लिबरल अंडरग्राउंड हो चुके थे, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई और पूरे यूरोप के अंदर ट्रेन किए गए रेवोल्यूशनरीज को, ताकि वो आइडिया फैला सकें कि मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज किया जाए, यानी जो राजा दासतंत्र है उसको आप अपोज करो और इस आइडिया को फैलाओ, आराम से सीक्रेटली आप फैलाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर होती है इंडिपेंडेंस की, तब जाके ग्रीक को एक सेपरेट नेशन का दर्जा मिलता है बेटा, ठीक है। एक इवेंट होता है जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को इलाइट कर दिया, बहुत पूरे यूरोप में फैलाया, जो वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीस था वो एक पार्ट रहा है ऑटोमन एम्पायर का जब से 15th सेंचुरी से। जो ग्रोथ थी रेवोल्यूशनरीज की नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तब फैली जब स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस का अमंग द ग्रीक्स। ग्रीक्स ने कहा कि अब हमें आजाद होना है, ठीक है। और हम जानते हैं ग्रीक की जो इंडिपेंडेंस थी वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना के तैयार किया था, which began in 1821, जो 1821 में स्टार्ट हुआ। बहुत लंबा स्ट्रगल चला। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का तौर पे खड़ा कर दिया। आप जानते हैं रशिया, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हराया था और जाकर किसको खड़ा कर दिया, एक ग्रीस को खड़ा कर दिया, और कॉन्स्टेंटिनोपल के एक कंडीशन के अंदर इन चीजों को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ये रेवोल्यूशंस हुए थे जो लिबरल नेशनलिस्ट ने चलाए थे, ताकि वो एजुकेट कर सके मिडिल एलाइट क्लास को। हम जानते हैं मिडिल एलाइट क्लास को, जो प्रोफेसर थे, जो टीचर थे, क्लर्क थे, कमर्शियल मिडिल क्लास जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, ताकि वो लोगों को समझा पाए, क्योंकि वो ना ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब थे, तो वो लोगों को अच्छे से समझा पाए कि उनके अधिकार क्या हैं। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो अच्छे से जानते थे कि वो अधिकार का क्या कर सकते हैं और उनका अधिकार क्यों चाहे। और ये सारी चीजें बनी कि भाई वहां पर नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए। क्लियर? तो लॉन्ग आंसर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि how did Greek War of Independence mobilize nationalist feeling among the educated elite across Europe explain? Okay, कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसने किस तरीके से चीजों को मोबिलाइज किया, उसने किस चीजों तरह से मोबिलाइज किया था नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। जो एजुकेटेड इलाइट क्लास थे, यानी जो पढ़े लिखे इलाइट क्लास के लोग थे, जिसके अंदर लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडमैन, बिजनेसमैन आ रहे थे, इनके बीच नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से फैली थी, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए भाई, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, बट धीरे धीरे उसके अंदर विरोध चालू हुआ और 1832 के अंदर, ठीक है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया जाता है। ब्रिटेन, रशिया, ये सब उसके अंदर पार्ट लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से, मतलब एक तरफ रशिया, ब्रिटेन ये सब होते हैं और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर होता है और ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है वही 15th सेंचुरी से। जो ग्रेट ग्रोथ थी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की वो भड़कती है कब, इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821 के अंदर। भैया आप जानते हैं पूरे यूरोप के अंदर आग भड़की हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर कि हमें आजादी चाहिए, हमें नेशनलिस्ट बनना है, हमें नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर मुखर हो गई थी। नेशनलिस्ट जो ग्रीस के अंदर थे उन्होंने सपोर्ट किया कि भैया ग्रीक को अलग किया जाए जो एग्जाइल में रह रही थी, एंड फ्रॉम वेस्ट यूरोप, ठीक है, हु हैड सिंपैथाइजेस फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर,
जो सिंपैथाइज करते थे एंशिएंट ग्रीक कल्चर को, जो वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था, ठीक है। अगर आप बात करें तो अगर हम ऊपर की साइड यूरोप का पार्ट देखें तो ये जो वेस्टर्न यूरोप था, आप जानते हैं नीचे टर्की आ रहा था जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ब्लैक सी है उसके नीचे, उधर की साइड ये चीजें चल रही थी। पोएट्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस के लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये कहा जाता है कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी वो कहां से बनी थी, वो क्रेडल यानी वो बर्थ रही है, पालना रहा है किसका, सिविलाइजेशन का, यूरोपियन यानी यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी वो सब कहां से, ग्रीस से निकली थी। और मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियंस को कि भैया स्ट्रगल्स को सपोर्ट करें अगेंस्ट अ मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम और ऑटोमन एम्पायर था उसके खिलाफ। जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फर्क ऑर्गेनाइज किए। फाइनली एट द एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 के अंदर, और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे दर्जा दे दिया जाता है। मतलब इसका ये सेंस है कि लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स झेली, 1820 से स्टार्ट की 21 के अंदर उनको कोई ज्यादा खास जो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन नहीं मिला, उनको ज्यादा विक्ट्री नहीं मिली। बट 1832 तक आते आते जब वॉर काफी बढ़ गई, नेशनलिस्ट मूवमेंट अपने चरम पे थे, तब जाके ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया। वो भी इसलिए क्योंकि जो यूरोप के लोग थे, और खासकर वेस्ट यूरोप के लोग, वो ये सोचते थे, ये समझते थे कि ग्रीस ने ही पूरे यूरोप को बढ़ना सीखा है, वो उसकी क्रेडल है, यानी वहीं से पूरा जो यूरोपियन कल्चर है वो निकल कर आगे बढ़ा है। तो इसलिए उनका जो अटैचमेंट था वो ग्रीस से बहुत ज्यादा था, और इसलिए उन्होंने ग्रीस का साथ दिया था उसकी इंडिपेंडेंस में। क्लास नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डिड कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके, कि भाई कल्चर ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन बनाने के लिए यूरोप में, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म, या फिर रोमांटिसिज्म की बात यहां पर की गई है कि भैया नेशनल फीलिंग यूरोप के अंदर कैसे बनता है। इन दोनों के आंसर सेम होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस लैंग्वेज डिफरेंस हो जाती है। रोमांटिसिज्म हम जानते हैं रोमांटिसिज्म किसके अपोज में था, वो हमेशा कहता था कि साइंस और रीजन का अपोज करो, हमेशा फीलिंग्स पे बात करो, ठीक है, भावनाओं से जुड़ो, एक दूसरे की फीलिंग्स को कदर करनी चाहिए, ठीक है। नेशनल फीलिंग होनी चाहिए, चाहे फोकलोर से हो, चाहे आप पोएम से जनरेट करो, चाहे सॉन्ग से हो, चाहे डांस से हो, किसी से भी हो, लेकिन आपके मन में फीलिंग जनरेट होनी चाहिए, ना कि रीजंस। तो ये वहां की बात कर रहा है, ठीक है। कल्चर, म्यूजिक, डांस, रिलीजन प्लेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। रोल ऑफ कल्चर वाज इंपॉर्टेंट क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, etc। जो कल्चर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया ऑफ नेशन के तौर पे। जो आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक है, इसने हेल्प किया किसको, एक एक्सप्रेशन को, नेशनलिस्ट एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, फीलिंग्स के। रोमांटिसिज्म जो था वो एक कल्चर मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, दैट लीड टू द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को लीड कर रहा था किसके, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, यानी जो राष्ट्रवादी जो भावना है उसको सपोर्ट कर रहा था रोमांटिसिज्म, कि भाई फीलिंग्स को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि रीजंस को, ना कि साइंस को। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई आप रीजन और साइंस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, और ना ही इमोशंस और इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। नेक्स्ट बात है, जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंदर जो पोएट थे उन्होंने पोर्ट्रे किया, जर्मेनिया बनाया, मैरियाना बनाया, ताकि लोग एक दूसरे से, या फिर ये कह सकते हैं हम कि कंट्रीज से कनेक्ट हो जाए। भाई कंट्रीज से कैसे कनेक्ट होंगे बच्चे, ये समझते हैं। जब आप एक देश को एक पर्सन के रूप में हम देख लेते हैं कि भाई एक पर्सन है, तो हम उससे और ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जैसे हमने भारत को भारत माँ, तो इन्होंने भी अपने जमीन पे यूरोप को हमने इन्होंने लैपैत्रे की संज्ञा दे दी, बट अपने देश को भी इन्होंने अलग अलग चीजों से पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे फीमेल फिगर्स बनाए गए, फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई, यानी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, अपने देश को एक पर्सन के रूप के अंदर बनाया गया ताकि लोग और ज्यादा इनसे जुड़ पाए। द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन, एक ऐसी वुमन जो रियल लाइफ में नहीं थी, ऐसी एक वुमन जो रियल लाइफ में नहीं थी, जो सिर्फ इमेजिनेशन में थी। रादर इट साउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट मींस which is in your imagination, which is in your thought, not in concrete form. What is concrete form? If I am saying a phone with blue color, a phone with blue color, you can imagine a phone with blue color, clear? But if I am saying a phone is in blue color, it means that it is a real object. The first thing is we are imagining the things, that's called the abstract idea.
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब होता है अमूर्त चिंतन, कि भैया हमारे सामने वो चीज नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कंक्रीट की बात कर लेते हैं कि भैया नेशन को कंक्रीट फॉर्म में देखा जाने लगा कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, हमारे सामने आ गया, दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम द एलिग्री ऑफ द नेशन। यही फीमेल फिगर एलिग्री बन गई उस नेशन की। फ्रांस के अंदर उसको मैरियाना कहा गया, जो पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। जर्मनी के अंदर उसको जर्मेनिया कहा गया। जर्मेनिया एंड मैरियाना, ये दो फीमेल एलिग्री बनाई गई ताकि लोग अपने देश को उस फिगर से डिनोट कर सके, उस फीमेल एलिग्री से डिनोट कर सके। क्लास क्लियर? लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हम जानते हैं जब रशियन ऑक्यूपेशन होती है फ्रांस के अंदर, सॉरी पॉलिश के अंदर, पोलैंड के अंदर, तो वहां पर यह कहा जाता है कि हर एक स्कूल के अंदर, हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ रशियन बोली जाएगी। बट जो पॉलिश क्लर्जी होते हैं, जो वहां के प्राइस्ट होते हैं, जो बिशप्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, पोलैंड के अंदर सिर्फ पॉलिश बोली जाएगी। और ये एक तरीके का रिवोल्ट था, विद्रोह था कि भाई रशियंस के खिलाफ हम अपनी भाषा के तौर पे, यानी अपनी भाषा को हथियार बनाएंगे और उनको ये दिखाएंगे कि भाई आप हमारा ऑपरेशन नहीं कर सकते। व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड, जिसको दबा दिया गया था। लेकिन मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। जो लैंग्वेज थी उसको वेपन, नेशनल रेजिस्टेंस के वेपन के तौर पे यूज किया गया था। रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर, जो रोमांटिक्स थे जैसे जर्मन फिलोसोफर हर्डन ने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको सिर्फ डिस्कवर किया जा सकता है कॉमन पीपल के द्वारा, और उसने कॉमन पीपल को नाम दिया डास वोक के नाम से। चाहे वो फोक सॉन्ग्स हो, फोकलोर हो, ठीक है, चाहे फोक डांस हो। जब आप अपनी सोसाइटी से उस तरीके से जुड़ जाते हैं जो वहां की लोकल थिंग्स है, तो आप और ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। जैसे जो भाषा आपके गांव में बोली जा रही है या आपके लोकल लैंग्वेज, लोकल तरीके से बोली जा रही है, अगर वही लैंग्वेज कोई और व्यक्ति ऐसी जगह पे बोलना स्टार्ट कर दे जहां पे आपको इमेजिन नहीं था, मींस आप अमेरिका गए और वहां पर आपको आपकी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो आप बड़े खुश हो गए, अरे भाई 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 भाई। तो भाई 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 करने के लिए वो लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। मान के देखिए आप चले गए, ठीक है, युगांडा, आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया या साउथ मतलब तमिल बोलने वाला मिल गया, कोई भी पर्सन मिल गया जो लैंग्वेज, तब तो अरे भाई 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 अरे भाई भाई भाई। तो ये जो कनेक्शन है ये कैसे बना? ये लैंग्वेज के तौर पे। किससे बना? लैंग्वेज से बना। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप। कोई 5 इकोनॉमिक हार्डशिप बता दीजिए जो 1830 के अंदर उन्होंने फेस किया, या फिर जो डिकेड था 1830 का, इसने ब्राउट ये लेकर आया इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप के अंदर। कुछ हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि भाई कैसी इकोनॉमिक हार्डशिप थी। आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गया था यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका था यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा लोगों को काम नहीं मिल रहा था, ठीक है। लोग जो थे वो जा रहे थे, वो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम विलेज टू द सिटीज बिकॉज दे वांट वर्क, ठीक है। जो फसल थी, जो फील्ड, द क्रॉपिंग सिस्टम वाज फेल्ड, द क्रॉप प्राइस, द फूड प्राइस इज सर्जिंग हाई एंड हाई। जो प्राइस थे फूड के वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और लोगों की कीमतें घट रही थी। लोगों के पास काम नहीं था, तो जो गैप था अमीर और गरीब का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा देखने को हमें मिली थी उस टाइम, ठीक है। इकोनॉमिक हार्डशिप, यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एज आई सेड कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। इतने वहां पे काम नहीं था जितने काम करने वाले लोग। There were most the people, there are many people who are unemployed and the employment rate was a few, you can say few, clear। cities overcrowded हो गई थी, slums emerge हो चुके थे population के तौर पे because from the rural areas or migrated to the cities, क्योंकि जो population थी वो rural areas से cities की तरफ migrate कर रही थी because they want the work, and we all know that cities is seen as एम्प्लॉयमेंट एरिया, कि भाई सिटीज को एक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र के तौर पे देखा जाता है। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे उनके पास कंपटीशन बढ़ने लगा। कंपटीशन किससे? ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रिटेन के अंदर बेसिक क्या था? ब्रिटेन के अंदर मशीन्स लग गई थी, तो फैक्ट्रीज लगने के बाद वहां से सामान जो था वो सस्ता मिल रहा था, और यहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर अपने आज भी उसी दाम पे काम कर रहे थे क्योंकि वो आज भी मैनुअल लेबरिंग कर रहे थे। जब हाथ से काम होता है तो आप सभी जानते हैं हाथ से बनी हुई चीज महंगी होती है, और
मशीन से बनी हुई चीज सस्ती होती है, तो चीजें वहां पे बदलने। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस थी, और खासकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन के तौर पे। और इंडिया ने भी ये फेस किया था, आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर कपड़ा सस्ता होने के कारण इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप के रीजन में जेनेस्टिक्रेसी, जहां पर चीज है, जहां पर राजा अभी भी पावर को एंजॉय कर रहा था, वहां पे पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे कि भैया फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन के तौर पे। फ्यूडल ड्यूज मींस वहां पे जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी सामंती व्यवस्था। फ्यूडल मींस अ पर्सन हु गिव हिज लैंड ऑन रेंट एंड टेक द टैक्स फ्रॉम द लैंडलेस लेबर। जो लैंडलेस लेबर थी उसको जमीन दी जाती थी और उससे कहा जाता था कि आप पैसा वापस करें, टैक्स दें। अब भैया फ्यूडल ड्यूज भी बढ़ रहे थे, साथ ही साथ में राइज ऑफ फूड प्राइसेस के जो राइज थे वो बढ़ते चले गए। बैड हार्वेस्ट, फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे जीने का तरीका और ज्यादा बदल चुका था और सारी चीजें बढ़ रही थी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। तो क्लास आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स, उनके कॉन्सेप्ट सब कुछ बारीकी से बड़ी तसल्ली से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आई होगी। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास है आपके लिए फुल प्रूफ तैयारी। वो कहाँ है? सिर्फ कैल्विन के चैनल पर। आपको कुछ नहीं करना, कैल्विन के चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको हर सब्जेक्ट की हर वीडियो मिल जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कुछ ना करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, घंटे के बटन को दबा दें और जाके प्लेलिस्ट चेक करें ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।